अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर सर मोहम्मद इलियास। आज हम HSSC फिजिक्स PBA की जो कंप्लीट प्रिपरेशन की हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, उस वीडियो का सेकंड और लास्ट पार्ट है ये हमारा, जिसमें हमारे रह जाने वाले कुछ मेजर और माइनर प्रैक्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये दोनों वीडियोस, एक पहली वीडियो जो हमारी आ चुकी है और ये दूसरी वीडियो, इन दोनों वीडियोस के प्रैक्टिकल्स को देखने और समझने के बाद जो है वो, अगर आप लोग इस काबिल हो गए कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर गिवन है उसको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो इस मीन कि आपकी 100% जो है वो तैयारी हो गई है। ठीक है, बाकी हम इसमें भी जो है वो सैम्पल पेपर्स वगैरह और ये क्वेश्चन पेपर आपको पता है जो है वो डिस्कस करते हैं। और वो जो पेपर है मॉडल पेपर, वो इसमें भी एक वीडियो में भी हम लास्ट पे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है जो कि आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल को। और हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है कि सिंपल पेंडुलम का जो है वो हम लोगों ने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम करनी है, उसकी लेंथ को वेरी करके या लेंथ को चेंज करके। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ है कि आपके पास, हम लोग जो पढ़ पढ़ चुके हैं पहले, जब इसकी सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा स्ट्रिंग होना चाहिए जिसमें लचक ना हो, बॉब स्मॉल होनी चाहिए और हैवी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी हमारे पास एक चीज़ जो है वो क्या है हमारे पास जी, कि जो हम ये एंगल कंसिडर करेंगे कि कितने डिस्टेंस तक या कितने एंगल तक हमने बॉब को डिस्प्लेस करना है एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो वो एंगल जो है वो 10 डिग्री से कम होना चाहिए। इसकी आपको याद होगा कि आप लोग जब डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल एंगल। तो इस वजह से हमारे पास ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर हम 10 से कम लेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो वैल्यू थीटा ही, मतलब कि 10 से कम कम वैल्यू इक्वल ही आती है। और दूसरा हमने जो लेंथ कंसिडर करनी है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से सस्पेंड हो रहा है कहाँ तक, सेंटर ऑफ द बॉब तक। और टाइम पीरियड जो है ना वो आप लोगों को बताया जाएगा कि कितनी वाइब्रेशंस का आपने मालूम करना है। 20 वाइब्रेशंस का पहले मालूम करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ वन वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो स्मॉल टी है वो इंडिकेट कर रहा है टोटल टाइम को। ठीक है, और जो कैपिटल टी है वो इंडिकेट कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन को। अब इसमें जो है वो हमने डिफरेंट लेंथ जो है ना, मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हम पहले लेंथ हमने कंसिडर की है 0.4, 0.8 और 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसमें आपने जो है वो टाइम देखें, अब ये 3 दफ़ा क्यों मेजर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम एरर आने के चांसेस होते हैं कि एक दफ़ा टाइम जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंस आता है, उसमें थोड़ी-सी प्रिसीजन डिफरेंट होती है। इस वजह से हम जो है वो 3 टाइम मालूम करते हैं और फिर उनका एवरेज या मीन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया? ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पे तीनों का मालूम करने के बाद। और इसके बाद टाइम पीरियड अगर हमने एक वाइब्रेशन निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और ये 20 वाइब्रेशन आपको बोला गया है इसमें निकालने के लिए। वो आपने खुद देख लेना है कि आपके क्वेश्चन में कौन कितनी वाइब्रेशंस का उसने बोला है। इसको जो है वो हम जब इन्वर्ट करेंगे, 1 ओवर टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 2 पाई एफ। ठीक है, अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दो फार्मूलाज होते हैं, आप इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी से भी जो है वो कर सकते हैं, और इसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड ही आएगा। इसमें आपने ये चीज़ें सारी देख लेनी है कि यूनिट्स का आपने लाजमी जो है ना वो काफ़ी ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन हैं, कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, और लेंथ उसकी जो है वो 0.25 मीटर उन्होंने कंसिडर की है, और 1.25 ये डिफरेंट लेंथ्स हैं। ठीक है, और दे रिकॉर्डेड द टाइम फॉर 20 स्विंग्स, 20 वाइब्रेशंस हैं, और टाइम पीरियड नोट करना है, फ्रीक्वेंसी नोट करनी है और ओमेगा नोट करना है, एनालाइज द डाटा, थ्योरेटिकल रिलेशन, और ये सब कुछ है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी, डिस्क्राइब द स्टेप्स अ स्टूडेंट वुड टेक एक्यूरेटली डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब इसके लिए कौन से स्टेप्स होंगे कि आपने लेंथ एक्यूरेट मेजर करनी है। जो भी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि लेंथ कहां से कहां तक मेजर करनी है जी, लेंथ आपने मेजर करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सपोर्ट या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, हम सपोर्ट लिख लेते हैं। ठीक है, जहां से उसको हमने हैंग किया हुआ है, यहां से टू द
सेंटर या टॉप ऑफ द मोस्टली हमारे पास जो है वो हम आप जो है यहाँ तक जैसे ये इसने देखो लिखा हुआ भी है, ये इसने निशान भी लगाया हुआ है, कहाँ था, टू द सेंटर ऑफ द बॉब। ठीक है, ये आपने जो है ना वो लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करना है जो मीटर रॉड को यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंप्यूट द टेबल है। अब आपका टेबल वाला क्वेश्चन जो है ना वो मोस्टली ज्यादातर आता है, उसमें जो भी प्रैक्टिकल्स होगा ना उसमें आपने ये कोशिश लाजमी करके जानी है कि टेबल्स को आपने अच्छी तरह जो है ना वो सॉल्व करके जाना है, उनके फार्मूलाज को ठीक है देख के जाना है कौन से फार्मूला लगते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है जी, लेंथ गिवन है, ठीक है, टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशन का जो टाइम टोटल टाइम है वो गिवन है, और टाइम पीरियड भी उन्होंने यहाँ पे हमें कैलकुलेट खुद ही करके दे दिया है। ठीक है, अब पेपर में ऐसा नहीं हो सकता, पेपर में ये भी हो सकता है कि आपको भी वहां पे भी कहा जाए कि टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करें। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा जी 20। अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 20 डिवाइडेड बाय 20 1, 28 डिवाइडेड बाय 20 1.415, और इसी तरह बाकी सब। ये फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी जी, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। अब पहले हमारे पास जो है 1 डिवाइडेड बाई टी 1/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, नीचे का हमारे पास जो है 1/4.15 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.07। अब मैंने ये कैलकुलेटर में अपने पास अलहदा से निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग ये कैलकुलेटर पे अपने कैलकुलेट करेंगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.73 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.578, और बाकी दोनों आप इसी तरह कर लेंगे। ओमेगा में आप आ जाएंगे तो ओमेगा में फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू जी 2 पाई एफ। ठीक है, तो अब 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 और मल्टीप्लाई बाय एफ हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 6.28, वो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके होते हुए अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे भी इसी तरह आप लोगों ने करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.70 इज इक्वल हमारे पास जो है वो कितने के आ जाएगा जी 4.44 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपने इसी तरह कैलकुलेट कर लेने हैं। आगे वो कहता है हमारे पास जी डिटरमाइन जी फ्रॉम द डाटा अ ग्राफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर अगेंस्ट एल पर एल या पर इसको एल भी बोल सकते हैं हम लोग, शुड बी प्लॉटेड। ठीक है, इसमें हम लोग आपने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हमारे पास जो है वो किस किस में आएगा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो आप लोगों ने रखना है इसको वाई एक्सिस पे और L-1। ठीक है, ओमेगा इसका स्क्वायर लेना है आपने। ठीक है, ये जो रीडिंग्स है इनका एक स्क्वायर भी है, यहाँ पे आप अपने टेबल बना लीजिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं बच्चे, यहाँ पे अभी मैंने जो है ना वो अभी हम फिजिक्स 10th पीबीए के प्रैक्टिकल में अभी चेक कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम आपका क्या हुआ था कि आपको जो आंसर शीट दी गई थी उसी के ऊपर आपने 10th में किए थे, आपके इस दफा फर्स्ट ईयर में तो प्रैक्टिकल नहीं हुए, आपके तो ये अभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के इकट्ठे होंगे इसी में सेकंड ईयर में। अब जो आप पीबीए दे के आ चुके हैं वो 10th का है, और 10th में आपने पीबीए कैसे दिए थे कि आपके पास जो शीट थी उसी के ऊपर आपने सॉल्व किया था। लेकिन इसके केस में अब जो मैं चेक कर रहा हूँ कि इस दफा जो 10th का हुआ है उसमें उन्होंने आंसर शीट अलहदा से दी है। ठीक है बच्चों, तो उसमें आपको टेबल उन्होंने मतलब ये अब जो क्वेश्चन पेपर है इस क्वेश्चन पेपर को आप पे जो टेबल बना हुआ है ये टेबल आपने आंसर शीट पे बनाना है, उस पे बना के जो रीडिंग गिवन है वो गिवन लिखनी है और जो अननोन है वो आपने अननोन फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह करके जो है ना अपने टेबल बनाना है। ठीक हो गया। अब हम जो है वो ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो उसमें ग्राफ की भी नीचे जगह दी हुई है। अब ग्राफ में आपने यहाँ पे देखें कि ज्यादातर चेक करना है कि मोस्टली जो ग्राफ्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस आते हैं। ठीक है, आपने रीडिंग्स जो है वो L-1 की एल की जो है वो ये रीडिंग्स हैं ये वाली। ठीक है, इनको और ओमेगा स्क्वायर के दरमियान जो है वो ग्राफ को क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। ठीक है, और मोस्टली वो स्क्वायर अगर आपको थोड़ी मुश्किल भी आ रही है ना, ठीक है, तो इसमें मैं एक थोड़ा सा हिंट देता जाऊं कि अभी मैंने पेपर चेक किए हैं तो उसमें हमने यही चीज ही देखी है कि अगर किसी बच्चे ने थोड़ी सी रीडिंग गलत भी लिखी है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बनाया ना तो उसको भी हम नंबर थोड़ा सा इजीली दे रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो आपने इतना याद करके जाना है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, कर्व बनता है, ठीक है, स्लोप टाइप बनता है, तो वो आप उसी तरह ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पे जो रह गई है वो ये है कि यहाँ पे इस स्लोप से आप लोगों ने ना जी की वैल्यू निकाल ली। अब इस स्लोप से जी की वैल्यू कैसे निकलेगी कि आप लोगों को जो है वो पता है कि टी इज इक्वल टू होता है जी 2 पाई कैपिटल एल डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं टी डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दूं इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय जी,
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास, हमने जी मालूम करना है, तो जी मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा जाएगा, जी इज इक्वल टू जो है ओमेगा, सॉरी एक यहाँ पे जो है वो 1/ओमेगा जो है वो आएगा। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुई हमसे, ये टी डिवाइडेड बाय 2 पाई जो है वो 1/ओमेगा है। ठीक है, तो ये 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको उल्ट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और g इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और l। अब यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, g हमारे पास किससे बनता है, स्लोप से। तो स्लोप हमारे पास कैसे निकलती है, y डिवाइडेड बाय x। तो इसको हम इसलिए जो है ना वो क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, और इसको जब हम नीचे ले आते हैं तो ये क्या हो जाता है, l-1। तो ये देखें, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस वाली वैल्यू, और ये हमारे पास होगी x। y और x के स्लोप से, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के स्लोप से अगर उसने कह दिया कि इससे फाइंड करें g की वैल्यू, तो वो आपने g की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो आपको पता है कि जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इस, ठीक है, जो है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसी का है जी, क्या कहते हैं, हमारे पास जी लेंथ दी हुई है, टाइम 21.6 दिया हुआ है। अब इस 21.6 को डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.08। तो आगे ओमेगा जो है वो आप लोगों ने निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और एफ नहीं निकाला हुआ ना यहाँ पे अब। ठीक है, तो एफ उसने अगर नहीं कहा हुआ निकालने के लिए तो अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 2 पाई डिवाइडेड बाई टी वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो 2 × 3.14, और टी जो है वो हमारे पास जो है वो कितना आया है, 1.08। ठीक हो गया, इस इज इक्वल टू आ जाएगा जी 5.82 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन द टाइम जो है लेंथ इंक्रीज करेंगे। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर लें तो टाइम एंड एक्सप्लेन दिस ट्रेंड यूजिंग द फार्मूला फॉर द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड। तो सिंपल सी फार्मूला है जी, 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी है इज इक्वल टू टी। अगर एल और जी का उसने रिलेशन पूछा है तो एल और जी के क्या हो जाएगा जी, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर लॉन्गर लेंथ होगी मींस लॉन्गर पीरियड होगा, और हमारे पास जो है वो उसकी आर्क ज्यादा बनेगी, और ग्रेविटेशनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि जी सजेस्ट ओनली वन रीजन व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट टू मेजर द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस। अब इसमें जो है ना वो मैंने ऊपर भी बात बता चुका हूँ कि 20 ऑसिलेशन हम लोग क्यों मेजर करते हैं, एक ऑसिलेशन का ही टाइम पीरियड क्यों नोट नहीं करते। तो पहली तो बात है कि वो रैंडम एरर वाली बात है। दूसरा हमारे पास जो है कि उसमें जो परसेंटेज आपने जो इसका आंसर लिखना है ना, वो मैं इसकी रीजन आपको समझाने के तौर पे बता देता हूँ, जो लेकिन जो चीज लिखनी है ना आपने वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइमिंग मोर। ठीक है, ये अगर ज्यादा ऑसिलेशन का टाइम अगर आप नोट करेंगे तो टाइमिंग मोर ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किस चीज को रिड्यूस करेगा जी, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। ठीक है, टाइमिंग मोर ऑसिलेशंस रिड्यूस परसेंटेज एरर या अनसर्टेनिटी, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर ज्यादा वाइब्रेशंस का टाइम आप लोग नोट करेंगे तो उससे परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी। और इससे वही बात है कि अगर एक ऑसिलेशन होगी ना तो उसके टाइम पीरियड में कई दफा आपका फर्क आएगा, प्रिसीजन नहीं आएगी। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, टू नोटिस दैट द प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ये ओमेगा अंडर रूट एल इज मोस्ट कांस्टेंट आती है ये। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं अंडर रूट जी और अंडर रूट एल की फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अगर ये जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, आपको पता है। अब ये जी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा और एल एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस वो किस तरह करेंगे हमारे पास जी,
कि जी की वैल्यू हमेशा जो है वो 9.8 ही आनी चाहिए। अब 9.8 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं और ओमेगा और एल की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास इसका अगर अंडर रूट लें आप लोग, तो वो कितना आता है जी 3.13। मतलब ओमेगा की वैल्यू 3.13 होगी, ठीक है, ये 3.13। और एल की वैल्यू कितनी होगी 1। इसी तरह अगर एल की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ, मतलब 2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो 2 कर दूं या 4 कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल 4 कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 अगर मैं कर देता हूं तो मेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 3.13। दूसरी तरफ इतना ही आएगा, डिवाइडेड बाय इधर 4 होता है तो ये 4 दूसरी तरफ जाएगा, अंडर रूट उसका, तो ये 2 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3.13 डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखें यहाँ पे ओमेगा आया है हमारे पास 1.565। एल की वैल्यू हमने कितनी कर दी थी 4। एल की वैल्यू इंक्रीज करने से ओमेगा क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये आपने इसमें रिलेशन में लिखना है कि बाय इंक्रीजिंग एल, मतलब कि एल एंड ओमेगा, एल अंडर रूट एल एंड ओमेगा कंपनसेट ईच अदर, ठीक है, टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ जी एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कंपनसेट करने के लिए एल और जी एक दूसरे के साथ इनवर्सली वेरी करते हैं। तो इस सेंस में आपने इसको लिखना है। मैंने ये एग्जांपल देके आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल आ जाएगा आप लोगों का, कि रिलेशन आप लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है करंट में और कैपेसिटेंस में और डिफरेंट कैपेसिटर को है वो यूज करके। अब इसमें आप एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें ऑपरेटर्स की जो वैल्यू है वो आपने लाजमी याद रख लेनी है, क्योंकि ऑपरेटर्स के बारे में भी पूछा जाता है कि जी इसमें यूज होने वाला ऑपरेटर्स कौन कौन सा है, उसका भी 1 या 2 नंबर आ जाते हैं। अब ये जो चीज है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा की। ओमेगा हमारे पास क्या होता है 2 पाई और एफ सी, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पे और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी को कम करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। बट हमने इसका जो रिलेशन है वो करंट का और कैपेसिटेंस का चेक करना है आपस में। तो ओम्स लॉ वाले फार्मूले में जो है ना वो ओम्स लॉ ये ऑपोजिशन की जगह आर की जगह हमने पुट किया हुआ है, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से हम फार्मूला लिखने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। इसमें अगर वो हम कहते हैं कि वी और एफ अगर हम कांस्टेंट रख लें, जो एसी सोर्स हमने प्रोवाइड किया है उसकी वोल्टेज और उसके कांस्टेंट रख लें, तो आई और सी एक दूसरे के क्या होंगे हमारे पास जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे अभी ऊपर हमने को देखा ना कि जी अगर कांस्टेंट है तो वो एल और ओमेगा एक दूसरे से वेरी करते हैं, तो यहाँ पे भी ये इसी तरह होता है। अब नीचे हमारे पास एक चीज और भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो है उसका फार्मूला ये होता है, ये आपने याद रखना है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला है ये भी आपने याद रखना है। और ये दोनों हमें क्या बता रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटेंस लगाते हैं हम लोग, तो उससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इंडिविजुअल से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, उसकी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा स्टोरेज आती है। और एज कम्पेयर टू अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमारे पास हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होती है, कम होती है। ये दो बातें आपने ऐसा लो चीज कंसेप्ट के तौर पर याद रखनी है। इनके फार्मूलाज भी याद रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी देखे हैं, वो क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। नीचे अगर फर्दर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं करूं, तो अब हर अटैच करना है आपने कैपेसिटर एक C1 विद AC सोर्स और मिली एम मीटर के साथ इन सीरीज के साथ और वोल्ट मीटर इन पैरेलल के साथ आपने जो है वो क्या 3 कैपेसिटर जो है हमने कनेक्ट कर दी है, C1 C2 और C3, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट जो है ना हम लोग अगर परफॉर्म करना तो हमें नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है हमारे पास जी, मैयर हमने फिर जो है वो क्या करना है, मैयर करना है करंट आई और सी के। हमारे पास पहले कैपेसिटर को जो है हम जब जैसे की से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से जो वोल्टेज है हमने प्रोवाइड किया उसको कांस्टेंट रखना है और मिली एम्पेयर जो है वो करंट मैयर करना है। जैसे अगर मैं इसमें कहूँ कि कैपेसिटेंस जो C1 है वो हमने अगर 2.2 रखी है, तो 2.2 माइक्रो फैरड, इसको मैंने फिर ऊपर करके देखा है, तो इसमें मिली एम्पेयर में करंट हमारे पास कितना है। ये जो रीडिंग्स हैं ये हमारे पास हमने कॉलेज में बच्चों को जो प्रैक्टिकल्स करवाए हैं उनसे हमने जो है ये कैलकुलेट की है, ठीक हो गया बच्चों। ये हमारे मैंने खुद एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है,
तो उसमें जो है ये रीडिंग्स आई हैं आई की कि कैपेसिटेंस जो है अगर हमने 2.2 इसको पुट किया है तो मतलब कि 2.2 पे कनेक्ट किया तो 8.3 आई है। 8.3 हमारे पास करंट हो गया, इसको मिली एम्पेयर को ओपन किया और इन दोनों का जो रेफरेंस हमने अगर इसका रेशो कंसिडर किया तो वो कितनी आ रही है 3772। अब इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो है ना वो 3700 के में आ रही है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। सबको आप पुट करेंगे, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो ग्राफ भी हमारे पास कैसा बनेगा, इसका आई और सी का स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, नीचे हमारे पास जो है इससे रिलेटेड हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब ग्राफ की वो बात कर रहा है कि आपके पास टेबल गिवन होगा और टेबल से जो है ना आपने टेबल को देख के ही क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका भी हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या आएगा, आई और सी में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। रीडिंग आपने ऊपर से देख लेनी है और मोस्टली मतलब जो ऊपर मैंने बात कही है ना कि अब रीडिंग्स यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, यहाँ पे रीडिंग्स और है आपके पेपर में और होंगी, तो आपने सिंपल इतना याद करके जाना है कि इस जो प्रैक्टिकल है इसका ग्राफ किस तरह का है। स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व्ड होता है, एलिप्टिकल होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो करंट को शो कर रहा है। जी, अब हमारे पास जो है वो आप लोग यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने बना के बताया हुआ है कि जो करंट है वो आप लोगों ने एक्स वाई एक्सिस पे जो है वो प्लेस करना है और कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो प्लेस करनी है, ठीक हो गया। और ये उसी में जो यूनिट्स है ना इसके माइक्रोफैरड और मिली एम्पेयर, उसी में जो है ना आपको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रॉम ग्राफ कमेंट ऑन द ट्रेंड ऑब्जर्व इट इज द रिलेशन लीनियर, लीनियर रिलेशन आएगा, ठीक है। आपने कहना है यस लीनियर रिलेशन आया है। So if so, what does this indicate about the dependency of current and capacitance, ठीक है। तो इसका जो है वो आपको पता है कि दोनों जो है ना वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक चीज जो है वो इंक्रीज करती है तो दूसरी मतलब करंट अगर इंक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस भी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। यही आपने नीचे स्टेटमेंट में लिख देना है, एक नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारे पास जो है इफ आई इंक्रीजेज, सॉरी यहाँ पे आपने जो लिखना है इफ कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज आई आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक हो गया। इफ द एसी सोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एसी सोर्स जो है वो डबल अगर हम उसको कर दें, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, अब फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस जो है वो पूछ रहा है। डिस्क्राइब हाउ द करंट रीडिंग इन योर एक्सपेरिमेंट वुड चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। अब फ्रीक्वेंसी को अगर आपने चेंज करना है तो उसने फ्रीक्वेंसी का और करंट का जो है ना आपस में रिलेशन अगर पूछा है, डबल कर लें फ्रीक्वेंसी को तो उससे हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के हाफ होने से हमारे पास जो करंट आएगा उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास, अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है तो उस जस्टिफाई करने के लिए आपके पास जो है वो फार्मूला जो होगा वो क्या आ जाएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू को जो है ना आपने नोट करना है। और फ्रीक्वेंसी जो को अगर आप लोग जो है, अच्छा इसको आपने सिंपल जस्टिफाई करना है, नीचे कैलकुलेशन जो है ना आपने कैलकुलेट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस करनी है वो नीचे करनी है। अब इसमें आपने सिंपल यही चीज लिखनी है कि अगर जो है वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है, तो करंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आपने भी बताना है कि फ्रीक्वेंसी को डबल करने से एक्स सी जो है वो हाफ हो जाएगा। एक्स सी के हाफ होने से आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एक्स सी है। अगर एक्स सी हमारे पास हाफ हो गया है, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, दो 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग के पास क्या है कि कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटेंस इन ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ऊपर जो है वो रीडिंग्स दी होंगी, इसमें आपने फार्मूला लगाना है एक्स सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, सी और एफ दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी, वो आपने जो है वो यहाँ पे पुट करनी है मल्टीप्लाई बाय 50 और सी की वैल्यू जो है वो आपके पास ऊपर से आपके मीन निकालने के बाद जो है वो आ जाएगी और मीन जो है वो जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे और मीन निकालने के बाद पुट करने के बाद जो है वो आप लोग इसकी एक्स सी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सैंपल 2 है। इसमें वो क्या बोलता है कि दो कैपेसिटर हैं, एक C1 है 6 माइक्रोफैरड है और दूसरा C2 है 12 माइक्रोफैरड और 240 वोल्ट जो है हमारे पास जो है वो लगी हुई है बैटरी उसकी, और 50 हर्ट्ज जो है वो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ड्रा अ सर्किट टू स्टडी करंट टू कैपेसिटेंस रेशियो वेयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक हो गया बच्चों। तो अब इसमें हमारे पास जो ये मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि इस तरह करके आपने जो है वो पैरेलल में हमारे पास ये कैपेसिटेंस लगी हुई है, ये वाली डायग्राम जो है वो क्या कर लेनी है, बना लेनी है। ठीक हो गया। इसमें मिलीमीटर भी बनाना है और एमीटर भी बनाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अब जो है वो ड्रॉ नहीं कर रहा, ये आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ड्रॉ कर लेने हैं। डिटरमाइन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, C1 प्लस C2 के। C1 हमारे पास कितनी है जी, 6 प्लस 12 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी जी 18 माइक्रो फैरड आ जाएगी। ठीक हो गया। Show that the ratio of the current to the capacitance remain constant for each capacitor in the circuit. Verify this by calculating the individual current through each capacitor and total करंट। अब इसमें आपने क्या करना है कि जैसे ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, अब यहाँ पे उसने टेबल आपको देगा, असल में तो टेबल उसने गिवन नहीं दिया हुआ ना। जैसे ये मैंने किया है ना, हर कैपेसिटर का करंट और जो है वो रेशियो आपने फाइंड करनी है। जो टेबल आपके पास गिवन होगा उस टेबल में आई और सी की वैल्यू को डिवाइड करके सबकी रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है, ये वो कह रहा है। तो इसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन यही है कि आई और सी की रेशियो कैलकुलेट करनी है और इसको वेरीफाई करना है कि ये कांस्टेंट आती है या नहीं। तो जैसे मैंने रीडिंग्स आपको बताई हुई है, तो ये इस तरह ही क्या आएगी, आपकी कांस्टेंट ही आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो क्या है जी, चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। और कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, क्या कैलकुलेट करना है जी, टाइम कांस्टेंट। ठीक है। अब आपको बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता है कि जो चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट होता है वो हमारे पास कितना होता है कि एक कैपेसिटर उस वक्त अपनी फुली चार्ज हो जाता है जब वो अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो जाता है। ठीक है। इसके लिहाज से हमारे पास जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस। ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग V की जगह पे हम लोग पुट करेंगे जी Q इज इक्वल टू सी वी, और V की जगह पे हम पुट करें Q बाई सी। सी दोनों में अगर कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट हमने रखी हुई है, कैंसिल हो जाए तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास। और दूसरा अगर Q की जगह हम T पुट करें, Q की जगह अगर हम पुट करें I मल्टीप्लाई बाई T, तो T से कैंसिल होगा, तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ये फार्मूला जो है वो हम आपने याद रखने हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे 1 माइनस है और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोग बताते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो वोल्टेज है, जो हमारे पास वोल्टेज वो 63% जो है वो मैक्सिमम का रह जाती है, और जो चार्ज है वो भी उतना ही रह जाता है। लेकिन करंट जो है ना उसमें वो जो है ना वो उस दोनों के हिसाब से नहीं इंक्रीज होता है। वो करंट अगर 63% नहीं है तो हमारे पास 0.37% या 30 मैक्सिमम चार्ज का 37% रिमेनिंग रह जाता है। वो कांस्टेंट मतलब कि दोनों में जो है ना वो करंट क्या रहता है, सेम रह जाता है हमारे पास। ठीक है। चार्जिंग के केस में भी और डिस्चार्जिंग के केस में भी ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। और एक ये फार्मूला याद रखना है, T इज इक्वल टू R इंटू सी। हम इसके क्वेश्चन की नेक्स्ट अगर हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो सिंपल ये मैंने प्रोसीजर लिखा हुआ है कि अगर हमने कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को एंड कैपेसिटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में उसके साथ कैपेसिटर के साथ लगाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ है। फिर आपने अटैच करनी है बैटरी और 2 वे स्विच उसमें कैलकुलेट अटैच करना है। ठीक है। अगर अगर आपको जो है ना वो उसकी प्रोसीजर के बारे में कुछ लिखा हुआ आ जाए तो ये आपने इसमें देख लेना है। अच्छा, प्लॉट करना है आपने ग्राफ। ठीक है। डायग्राम आ जाए तो डायग्राम जैसे ऊपर आपने कहा हुआ है कि डायग्राम बनाए, तो ये आपने डायग्राम लाजमी याद रख लेनी है। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने कुछ जो है वो कैलकुलेशंस की हैं कि हम लोगों ने जो है वो आर को कंसिडर किया है कितना, 10 किलो ओहम, वो हमारे पास 10⁴ ओहम बन जाता है। और कैपेसिटेंस हमने कंसिडर किया है जी 10,000 माइक्रोफैरड, वो हमारे पास 10⁻³ फैरड बन जाती है। और जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है वो 6 वोल्ट। तो यहाँ से हम T इज इक्वल टू आर सी की वैल्यू जब पुट की है तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट कितना आया है, 10 सेकंड आया है। ठीक है बच्चों। तो चार्जिंग के केस में हमारे पास जब टाइम जो हमारे पास जो है वो 0 था तो हमारे पास चार्जिंग 0 थी। ठीक है। वो डिसचार्जिंग के केस में ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो हमने जो है वो लैब में ही कैलकुलेट की हैं। और एक टाइम कांस्टेंट के बाद हमारे पास जो है वो जो वोल्टेज है वो 3.78 पे वो अपना टोटल वोल्टेज का 63% चार्ज हो जाता है।
ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और डिस्चार्जिंग की केस में क्या होता है कि 2.2 वोल्ट चार्जिंग, मतलब कि जब ओम वोल्ट मीटर शो कर रहा होता है, ठीक है, तो 2.2 वोल्ट पे वो अपनी टोटल चार्जिंग का 33% रिमेनिंग रह जाता है। आपने ये ग्राफ भी जो है ना वो अच्छी तरह देख लेना है कि अब इस ग्राफ में इसमें क्या कहा हुआ है कि अब ये इन वैल्यूज को हम लोगों ने देखना है कि 3.78% जो है वो कितने पे बन रही है। 3.78 वोल्ट जो है वो हमारे पास कितने पे आ रही है, 10 पे आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 2.2 वोल्ट भी कितने पे आ रही है जी, 10 पे आ रही है। कि टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 10 सेकंड ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जो है ना वो हम लोगों ने ग्राफ से देख लेने हैं। ग्राफ से आप लोगों ने कैसे देखना है, ये चेक करना है। ये आप लोग वोल्टेज को जब इस फार्मूला में पुट करेंगे, V इज इक्वल टू 0.63 V नॉट की जगह जब पुट करेंगे तो वो वोल्टेज पे आपने टाइम नोट कर लेना है कि कितना टाइम आ रहा है। तो दोनों का ये जो है ना वो तकरीबन सेम ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या कहा हुआ है, स्टूडेंट आर इन्वेस्टिगेट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर थ्रू 10 ओम रेजिस्टर विद द कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड एंड कनेक्टेड विद 10 वोल्ट डीसी बैटरी के साथ जो है ना उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ। अब टाइम कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ अगर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो है ना हमने नोट करना है कि ये अपनी ये कौन सा ग्राफ है जी, ये डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ है। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में वो अपनी टोटल चार्ज का जहां पे 0.37% रह जाएगा, ठीक है, वो हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट। तो इस केस में हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो आपके पास कितना आएगा जी, 3.2% आएगा, 3.2 सेकंड आएगा। और 3.2 सेकंड जो है वो कितने पे बनता है, यहाँ पे बनता है। ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास बनती है। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग जो है वो यहाँ से 3 पे अगर 6.1 आ रही है तो टाइम कांस्टेंट जो है हमारे पास 3 से ऊपर 3.2 पे बन रहा है, तो ये हमारे पास 6 से थोड़ा सा अबव आएगी। ये आपने ग्राफ से ही देख के बता दी है। ठीक है, जहाँ से ग्राफ में अगर आपने देखना है कि कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वो जहाँ पे ये स्टीपर हो रही है वैल्यू, ठीक है, वहां पे जो है ना वो आप लोगों का ये पॉइंट शो होगा। नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, डिस्क्राइब हाउ द टाइम कांस्टेंट टॉ वुड चेंज इफ द रेजिस्टेंस आर वर इंक्रीज टू 20 ओम। अगर हम जो है वो रेजिस्टेंस को 20 ओम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। तो आपने क्या लिखना है, लीडिंग टू स्लोअर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस आर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस। ठीक है, पावर डेसिपेटेड के बारे में बताना है तो पावर का आपका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है जी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें क्या है हमारे पास जी कि अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और वोल्टेज V आपने अक्रॉस अप्लाई की हुई है रेजिस्टर के और कैपेसिटर के, और वो डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, पावर जो है वो V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पावर डिक्रीज कैसे होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी और उसका ये ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि पावर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो माइनर का पहला प्रैक्टिकल है, कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द लोड एक्सटेंशन ग्राफ और वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम से। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है वो बेसिक थ्योरी है, इसमें हुक्स लॉ अप्लाई होता है। हुक्स लॉ का फार्मूला आ गया, F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, न्यूटन पर मीटर जो है इसका यूनिट आपने याद रख लेना है, ऑपरेटर्स याद रख लेना है कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है। ठीक हो गया। अब इसमें एफ और एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक तो ये होता है फार्मूला, ठीक है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से हम एक फार्मूला और भी ड्राइव करते हैं 1/2। और अगर इसको के एक्स इंटू एक्स अगर मैं लिखूं तो इसको मैं वन लिख सकता हूँ 1/2 एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप ये इस फार्मूला से
इस फार्मूला से, और तीसरा जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो एफ और एक्स का जो है वो ग्राफ बनेगा। एफ और एक्स का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसको जब हम जो चेंज करते हैं तो ये एक ट्राई एंगल बन रही है। ट्राई एंगल का फार्मूला क्या आ जाता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास एफ है और विड्थ हमारे पास एक्स है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, 1/2 एफ एक्स, यही वाला फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये आपने कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं जो कि आपको इस प्रैक्टिकल में मदद देंगे। फिर वही प्रोसीजर आ जाता है हमारे पास। इस प्रोसीजर में एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने रिकॉर्ड करनी है इनिशियल पॉइंटर रीडिंग विद नो लोड, और वो मैंने जो नोट की है वो कितनी है हमारे पास जी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने जो है वो ग्राम में लोड डालना है। 50 ग्राम का पहले लोड है तो हमारे पास किलोग्राम में 0.05 आ जाएगा। उस पर जो फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करनी है जी की वैल्यू पुट करके। ठीक है, न्यूटन में आएगी 0.49, और इस पे जो रीडिंग आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 22, और दोनों का डिफरेंस जो आया है वो आया है 2, 22 माइनस 2, और इसको अगर सेंटीमीटर में आया तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.02, और फर्दर ऐसे ही हमने ये सारी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, इस इन रीडिंग से मिल के मैंने ये जो है वो ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इससे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो हमारे पास ये जो है वो क्या बन गई है, एक ट्राई एंगल बन रही है। इस ट्राई एंगल का जो है हमने एरिया मालूम करना है, और एरिया के लिए वही आ जाएगा बेस और हाइट। मैंने ऊपर लेंथ और विड्थ लिखा था। ठीक है, कोई एक पॉइंट उन्हें हमने कंसिडर कर लिया है 0.1 वाला। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हाइट जो है वो 2 पॉइंट ये वाली ये पॉइंट जो है हमने कंसिडर कर लिया है 2.45 वाला। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा तो हमारे पास लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है, 0.123 जूल। और अगर जो है वो हम स्लोप के ज़रिए इसका जो है वो निकालते हैं, तो स्लोप में हमारे पास क्या आता है कि के की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो के हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वाई डिवाइडेड बाई एक्स। कोई दो पॉइंट ले लेने हैं, उसमें भी दो पॉइंट यही हमने ले लिए हैं, 2.45 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये के क्या आ जाएगा जी, 24.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट इसके जो है वो प्रैक्टिकल को हम लोग देखते हैं। जो मॉडल पेपर है हमारे पास, तो इस मॉडल पेपर में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास की जो है मैथ्स गिवन है। मैथ्स हमारे पास गिवन है 50 ग्राम। ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो सेंटीमीटर में ही गिवन है। अब यहाँ पे देखें ना कि फोर्स जो है वो न्यूटन में जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो दूसरी और चीज़, और एक्सटेंशन जो है वो अपने किस में निकालनी है, मीटर में निकालनी है। तो ये मीटर वाली जो चीज़ है ये तो आपकी हो जाएगी कि जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा जी 0.05 आ जाएगा। अच्छा, ये एक्सटेंशन आ जाएगी, बाकी आप लोगों ने इसी तरह कैलकुलेट कर लेने हैं। और हमारे पास जो एफ है लोड, ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो फोर्स हमारे पास जो है वो कितनी आएगी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम की वैल्यू जो है वो आपने इसको जो है वो पुट करना है किलोग्राम में, ये किलोग्राम में, और ये जो है वो आपने पुट करनी है किस में, ये वैल्यू जो है, जो जी की वैल्यू तो मीटर पर सेकंड में ही आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और एम जो है वो आपने किस में पुट करना है, किलोग्राम। तब वो जो है वो किसकी इक्वल होगा, न्यूटन की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात आपने ये यहाँ पे याद रखनी है कि एक टेबल आपने अलहदा बना लेना है, और मैथ जो है वो किस में रखना है आपने, किलोग्राम में। ठीक है, कॉपी एंड कंप्लीट द लास्ट 2 कॉलम, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो है वो क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसमें ग्राफ में हमारे पास जो है वो ग्राफ आएगा किस किस में, हमारे पास ये आएगा जी ग्राफ एफ, उसने बता भी दिया है ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो इनको मिलके बनेगा एफ और एक्स में। ठीक है, और एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन में रखना है, और एक्स जो है वो आप लोगों ने मीटर में रखना है। ठीक है, इसलिए वो मीटर अलग से कैलकुलेट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। और न्यूटन पर मीटर जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा किस चीज के, स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द मास इज 200 ग्राम। अच्छा, इसमें अब जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा जी, 1/2 एफ एक्स है। ठीक है, और 1/2 आ जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा जी एम आप पुट करेंगे जी 200 ग्राम, ठीक हो गया। और एक्स जो है ना वो आपने जो पुट करना है वो कौन से वाला पुट करना है कि इसमें जो है वो x की वैल्यू वो आपके पास जो है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, पहले f को अगर हम लोग कैलकुलेट करने तो वो यहाँ पे गिवन दी हुई है, हाँ यहाँ पे 200 ग्राम है ये वाली, ठीक है। और एक्सटेंशन जो है वो 20 सेंटीमीटर है यहाँ से। और इसमें आपने एक बार जो यूनिट्स की वैल्यू याद रखनी है ना, वो लाजमी याद रखनी है। मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि 200 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक हो गया, ये हो जाएगा जी 0.2। 0.2 की वैल्यू जो है वो ये क्या आ गया हमारे पास, मैस आ गया है, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है 9.8 करें, या अगर हम इसको 10 कर दें, ठीक है। अगर 10 करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, ठीक हो गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या रहेगी, एक एक्सटेंशन हमारे पास कितनी है जी 20, तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी 100, तो यहाँ से हमारे पास कितने आ जाएगी जी 0.2 मीटर। ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो हमारे पास नीचे यहाँ पे जो है वो 1/2, एम जो है वो हमने कितना निकाला है जी 0.2, जी की वैल्यू अगर हम 10 लगाते हैं ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और x जो है ना ये जो हमने पुट करना है यहाँ पे, ये x जो हमने पुट करना है वो हमारे पास कितना करना है 0.2 करना है, ठीक है। ये 1/2, ये इंटू 2, ये मैंने ऊपर कर भी दिया लेकिन मैंने दोबारा लिख दिया, और यहाँ पे 0.2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 0.2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। ये आपका 0.2 जूल आ गया आपके। इसके बाद हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब इसमें जो है वो ऑपरेटर्स को आपने याद रख लेना है, डायग्राम को याद रख लेना है, क्योंकि डायग्राम कई दफ़ा आपकी बात पूछी जा सकती है। सिंपल सी चीज़ है कि आपने जो बॉल को है वो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा है, ठीक है। और जब छोड़ा है तो उस वक्त इनिशियली वो जो है वो रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ये बात आपकी याद हो गई। दूसरी हमने जो चीज़ याद रखनी है कि स्मॉल हाइट है, तो स्मॉल हाइट पे एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और एयर रेजिस्टेंस जब आप लोग इग्नोर कर रहे हैं तो उस पे आपने हाइट फॉलो करनी है, तो उसके लिए ये फार्मूला है g इज इक्वल टू 2h/t²। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करके, ड्राइव क्या करके बल्कि वी आई की वैल्यू 0 पुट करके रीअरेंज करके हमने निकाला है। अगर टेबल की बात हम लोग की जाए तो टेबल में हमारे पास जो है वो हाइट मीटर और सेंटीमीटर दोनों में आ सकती है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। आपने स्टॉप वॉच यूज करनी है कि उसने यहाँ से लेकर मतलब इस हाइट से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना टाइम लगाया है एक दफ़ा, और 2 दफ़ा कैलकुलेट करना है, और फिर इसका एवरेज लेना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये रैंडम एरर की वजह से हम लोग करते हैं कि उसकी ज़्यादातर मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं ताकि वो एरर कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमें टी स्क्वायर चाहिए, तो उसका टी का एवरेज वैल्यू को टी को स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये डिपेंड करता है कि आपके एच की वैल्यू किस में है। तो ये तीन हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, जी की। मीन वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है जी की, तो वो हम 3 पे डिवाइड करेंगे, और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 9.8 ही आनी चाहिए। अगर उससे कोई थोड़ा बहुत कम आती है तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। वो एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज एरर, कि एक्चुअल वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, मैयड वैल्यू इनका मीन लेने के बाद जो आएगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह जो मैंने लगाया हुआ है, और नीचे फिर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगा कि इन दोनों वैल्यूज में, मैयड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में कितना फर्क है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फ्री फॉल क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको, कि जब बॉडी जो है हम उसको ग्रेविटी की वजह से वो नीचे एक्ट करती है, उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही होती, तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं कि वो फ्री फॉल है, ठीक है। दैट बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड की तरफ अगर हम आ जाएं तो ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हाइट्स पे हमने जो है ना, ये मैंने लिखा हुआ है कि h1 हाइट पे t1 का स्क्वायर है, ये डिफरेंट हाइट पे आप लोग कैलकुलेट करके इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर h से हमारे पास स्लोप आएगी, ठीक है। स्लोप किससे आएगी जी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h से। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है g इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्लोप,
अब ये वही फार्मूला था हमारे पास, कि फार्मूला हमारे पास क्या था जी, ये जो फार्मूला यहाँ पे साइड में मैंने लिखा हुआ है कि ये h को अगर यहाँ से मैं नीचे यहाँ पे डिवाइड करवा दूं तो h आ जाएगा जो टी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्लोप है, तो 2 डिवाइड बाई स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएगा जी के। ठीक है, और परसेंटेज एरर इसमें निकालना है, तो परसेंटेज एरर के लिए वही ऊपर वाला फार्मूला आपने याद रखना है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसकी स्लोप से अगर आप लोगों ने जी निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला ये निकालना है। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, 2 डिवाइडेड बाय स्लोप इज इक्वल होगा किसकी, जी के। और स्लोप कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, कोई भी दो पॉइंट्स आप लोग कंसिडर कर लेंगे, और दो पॉइंट्स को कंसिडर करके एक एच की वैल्यू और एक टी स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, स्लोप आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी, और वो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 की इक्वल ही आनी चाहिए, और अगर वो 9.8 नहीं आती तो आप उसका परसेंटेज एरर भी निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल है, हमारे पास इसी के सिंपल प्रॉब्लम्स आए हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो देखें कि हमारे पास एच और टाइम जो है वो गिवन है, एक्सपेरिमेंट में उसने कहा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, वो सारा कुछ जो है वो मेजर करना है आपने, डिस्टेंस और टाइम ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, वो उसने उसने ये दे दिया है, एच ओवर टी स्क्वायर आपने निकालना है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, और इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद आपका जो है वो आंसर आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, अगर एक जो है वो हम लोग करें तो उसका आंसर जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमारे पास क्या आ जाएगा कि एच जो है वो 80 डिवाइडेड बाय 0.42, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 190.47। ठीक है, और 190.47। ठीक है, और एच बाय टी स्क्वायर है बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर मैं इसको जो है वो आपको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके बताऊं ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टेबल में ना वो आपको आगे जी की वैल्यू भी कैलकुलेट करना कह सकता है, तो अगर मैं यहाँ से इसको पहले ही कन्वर्ट कर लूँ मीटर में, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 0.8। 0.8 को अगर हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, 0.8 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.42 डिवाइडेड बाय 0.42, तो वो हमारे पास वैल्यू आती है कितनी जी, 1.90। ठीक है, और जी हमारे पास इक्वल होता है 2 डिवाइडेड बाय एच टी स्क्वायर, स्लोप है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो इक्वल होगी 2 डिवाइडेड बाय 1.90। तो हमारे पास जो है वो क्या यहाँ पे h डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक जो हुई है। ठीक है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मतलब अब यहाँ पे जो है वो टी एच डिवाइडेड बाय उसने टी स्क्वायर का कहा हुआ है, तो ये ना, ये कंफ्यूजन हो जाती है ना, ये आपने लाजमी जो है ना वो देखना है अपने, कि स्लोप का फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है। स्लोप का फार्मूला जो है वो आपके पास जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है वो है हमारे पास जी, जी इज इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या बन रहा है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच के। ठीक है, ये फार्मूला जो है वो बन रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या निकाला है, एच ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर आप जो है वो डिवाइड करेंगे 1/1.90 से, 1/1.90 मतलब उल्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 0.5263, 2 डिवाइडेड बाय 0.5263, तो ये हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है 3.80। क्यों फोटो देखो, यहाँ पे जो है वो, अब ये जो आ रहा है ना, ये एरर जो आ रहा है, ये एरर जो आ रहा है वो परसेंटेज एरर से आप लोग एक्चुअल वैल्यू से मालूम करेंगे कि इसमें परसेंटेज एरर कितना वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय अगर 100 करें तो ये आता है 0.8, और 0.8, सॉरी
सॉरी, मेरी मेरी मिस्टेक है बच्चे। यहाँ पे देखिए ना, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.42 को, लेकिन हमने डिवाइड करना है टी स्क्वायर को। तो ये अपने मेरी तरह गलती जो है वो यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है बच्चों। अब ये जैसे जो होता है ना, मैं जल्दी में जैसे अब मैंने जल्दी जल्दी में जो है वो ये गलती कर बैठा हूँ, ठीक है, बट आपने ये वाली गलती नहीं करनी। आपने इधर एक टेबल और बनाना है, मतलब एक कॉलम और बनाना है, और उस कॉलम में आपने जो है वो टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। अब 0.42 मल्टीप्लाई बाय 0.42 अगर हम लोग करें, ठीक है, तो टी स्क्वायर हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.1764, ठीक है। और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच है 0.1764 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.2205, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच की, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच की। और 2 डिवाइडेड बाय 0.22.05 जो है, 2 डिवाइडेड बाय 0.22, तो ये आपके पास देखें वैल्यू आ जाएगी 9.09 आ जाएगी। वैसे हमारे पास 9.8 होती है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये परसेंटेज एरर की वजह से आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और वो जल्दी का काम है। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो ये बात आपने नहीं करनी। उसमें आपने टेबल को गौर से देखना है कि क्या क्या गिवन है, ठीक हो गया। अब ये देखिए ना, गलती भी उस वक्त होती है ना ताकि आप लोगों को इसमें पता हो कि क्लियर हो कि ये चीज आपने वहां पे नहीं करनी, ठीक है। मुझसे तो हो गई है, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं करनी, मैंने उसको ठीक कर दिया है। आपने प्लॉट करना है ग्राफ को, और ग्राफ जो है वो हम लोगों ने, वो आपको पता है कि प्लॉट करना है किस में, टी स्क्वायर और एच में, ठीक है। आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा, ये हमारे पास जो हो जाएगी वो टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगी एच, और डिफरेंट वैल्यूज ले गया। और अगर उसने अगर ग्राफ से आपको स्लोप निकाल के करने का कहा तो उसका भी वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यूजिंग द ग्राफ डिस्कस हाउ एच एंड टी आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब एच और टी कैसे रिलेट कर रहे हैं जी, एच और टी जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कि अगर हम हाइट को जो है वो बढ़ा देते हैं तो टाइम भी उसको लॉन्गर जो है ज्यादा लगेगा हमारे पास, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर से अगर ज्यादा ऊपर से कोई चीज आ रही है, ज्यादा हाइट है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट। अब आपने कंक्लूड क्या ड्राइव किया है, और कंक्लूजन भी यही है, द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आपने क्या लिखना है हमारे पास जी, कि मोशन इज यूनिफॉर्मली है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक हो गया। अच्छा, डिस्कस हाउ यू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। हम मेजरमेंट का अनसर्टेनिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने ये हुई है जो चीज है कि टेक सेवरल रीडिंग्स, और उनका क्या लेना है आपने, एंड टेक एवरेज ऑफ ऑल मेजरमेंट्स, ठीक हो गया बच्चों। इसके लिए रिड्यूस करना है आपने रैंडम एरर को। रैंडम एरर को जब आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इससे मेजरमेंट जो है वो ज्यादातर लेने से रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा। डज अ हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट, नो बचे, ठीक है। ये आप लोगों ने, आपको पता है कि एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया हुआ है, और एयर रेजिस्टेंस को अगर हम लोगों ने इग्नोर किया हुआ है तो उससे हमारे पास जो है वो क्या होगा कि उसकी वैल्यू हैवियर ऑब्जेक्ट है या लाइटर ऑब्जेक्ट है, सब के लिए जो है वो हमारे पास जो टाइम होगा या जी की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, और सारे एक ही टाइम पे जो है वो क्या होंगे, नीचे ड्रॉप होंगे, ठीक हो गया बच्चों। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट सैंपल पेपर है, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है जी, कि ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द बॉल एट हाइट, बॉल एट इट्स पोजीशन ऑफ रिलीज, ठीक है। वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ करना है यहाँ पे।
और ही रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन द फॉलोइंग 5 वैल्यूज ऑफ टी मेजर्ड इन सेकंड्स। ठीक है, ये सेकंड में जो है वो क्या की हुई है, मैयर की गई हैं हमारे पास, ये 6 वैल्यूज़ हैं और इसमें यहाँ पे आपने एवरेज निकालना है। सबको जमा करेंगे तो एवरेज आप लोगों का कितना आ जाएगा जी, ये 3.73 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा, 0.6217 सेकेंड। ठीक है बच्चों, सजेस्ट वाई द वैल्यू ऑफ टी एवरेज इज नॉट गिवन टू मोर देन 2 डेसिमल। वो हमारे पास जो है वो 2 डेसिमल में क्यों नहीं गिवन होती, तो उसकी हमारे पास जो है वो एक ही रीडिंग है कि जो एवरेज वैल्यू है को रिकॉर्ड जब हम लोग करते हैं तो 2 डेसिमल तक रिकॉर्ड करते हैं, ताकि उसकी हाई, ड्यू टू हाई प्रिसीजन आपने लिख लेना है। ठीक है, ड्यू टू हाई प्रिसीजन। ठीक है, स्टॉप वॉच को हम लोग यूज करते हैं। स्टॉप वॉच अगर डिजिटल स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं तो डिजिटल स्टॉप वॉच का हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.01 सेकेंड। और अगर आप लोग मैकेनिकल कर रहे हैं तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के केस में हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट आएगा, और अगर डिजिटल स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं मतलब 0.01 सेकेंड है, तो उसके केस में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल बाय द एक्सेलरेशन। ये फार्मूला है 2h/t² एवरेज वाला। h की वैल्यू 1 आपने पुट करनी है और कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ g। g इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2, h की वैल्यू 1 पुट करेंगे और t एवरेज हमारे पास कितना निकला है जी, 0.62167। तो ये हमारे पास जो है वो कितनी आ जाएगी, 5.2029 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, देख लें अब यहाँ पे g की वैल्यू वैसे 9.8 होती है और यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, 5.20। आगे आपने क्या करना है, हमारे पास जी परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन वैल्यूज, वही 9.8 माइनस 5.20 डिवाइडेड बाय 9.8 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100। और इसका जो है वो आप लोग जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, वो आ जाएगी जी 46.94% आपकी ये इसमें एरर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका जो है, सजेस्ट रीजन वाई यू वैल्यू ऑफ जी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 9.8। इसकी जो हमारे पास रीजंस हैं वो आपने मतलब 2 लिख लेनी है। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है ह्यूमन रिएक्शन टाइम को उसके स्टॉप वॉच को ऑन करने में और स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ करने में जो है वो टाइम लग रहा है उस वजह से। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है आपने इसमें क्या लिखना है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर वगैरह जो है उसकी वजह से हमारे पास ये जो है वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे देखना है रीडिंग्स जो है वो तो रिएक्शन टाइम की वजह से और एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो आपके पास जो है ना वो वैल्यू क्या आई है, डिफरेंट आई है। आगे हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इसका, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अनदर स्टूडेंट सजेस्ट दैट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ जी द बॉल शुड बी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट हायर देन 1 मीटर, एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टूडेंट इज करेक्ट। अब अगर आप लोग हाइट को बढ़ाते हैं तो हाइट को बढ़ाने से लॉन्गर टाइम होगा, और टाइम के लॉन्गर होने से क्या हो जाएगा हमारे पास जी, रिड्यूस हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, फोटोमीटर अलग लास्ट में। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, अब लास्ट इसका एक प्रैक्टिकल है वो आप लोगों का रह गया है, माइनर प्रैक्टिकल फोटो सेल वाला, वो हम इस मॉडल पेपर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन में हमारे पास जो है उसका जो है वो आ जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इसमें हमने क्या बताया था कि पोटेंशियोमीटर के पीछे जो है वो नल मेथड होता है, नल मेथड को हम लोग यूज करते हैं, आपने इसमें लिख लेना है, व्हाई इज द पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड फॉर द मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बिकॉज पोटेंशियोमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक हो गया बच्चों। टेबल बिलो शो सम वैल्यूज ऑब्टेन्ड यूजिंग नल डिफ्लेक्शन मेथड, कॉपी एंड कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ओहम आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ द बैलेंस जो है वो यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ बैलेंस विद रेजिस्टेंस R2।
तो हमारे पास टोटल इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 400। तो 400 माइनस 223 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 177। बच्चे बच्चों को पढ़ने देने हैं, बकरा नहीं दिए, बच्चे कर सकते। ठीक है, ये बच्चे आप लोगों ने, मैं सिंपल सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ये आपने जो है वो करना है। डिफरेंस ऑफ लेंथ जो है वो भी मीटर में आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओम आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, डिटरमाइन करना है ईएमएफ ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आप लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो आप लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है वो आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, हो गया। पिच जो है वो दी हुई है आपके पास, 100 डिवीजन दी हुई है, लीज काउंट निकालना है, लीज काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। फेरोमीटर जो है उसकी हाइट गिवन है हमारे पास प्लेन की, और 4 सेंटीमीटर जो है, ये मैंने ये क्वेश्चन जो है ना जब ऊपर मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक हो गया। इसको ये भी आपका भी जो है ना सर्कुलर डिवीजन को जो है ना हो जाएगा, 63 को मल्टीप्लाई करना है उसकी लीज काउंट के साथ, और फिर ए और बी दोनों को क्या कर देना है आपने, जमा कर देना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉपी एंड कंप्लीट, ये वाला जो पूरा टेबल है ये आप लोगों ने उसमें प्रैक्टिकल में ये किया हुआ है। हाइट कैलकुलेट करनी है, दोनों की हाइट का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा आप लोगों के पास, और रेडियस ऑफ द कर्वेचर के लिए फार्मूला आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों ने यूज करना है, स्फेरिकल वाला, आर वाला, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6h प्लस वो वाला। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड आ गया है। अब डिस्चार्जिंग से रिलेटेड यहाँ से टाइम कांस्टेंट आपने निकालना है आर और सी को मल्टीप्लाई करके। आर हमारे पास 400 है, सी हमारे पास जो है सॉरी आर 20 है और सी 400 है। ठीक है, यहाँ से टॉ आ जाएगा। टाइम टेबल को, इसको टेबल को देख के आपने जो है वो क्या करना है, ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम आपको देख, जैसे ऊपर मैंने बताया है ग्राफ ड्रॉ करना है आपने इस टेबल को देख के, और जहाँ पे हमारे पास स्टीपर हो रहा होगा उस पॉइंट को और इस टॉप वाले को आपने दोनों नोट करना है। ठीक है, और अच्छा आखिर पे हमारे पास जो है वो ये फ्री फॉल वाला मेथड है। अब इसमें टाइम हमारे पास दोनों का एवरेज कंसिडर करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, और जी की वैल्यू है तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जी 2h डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये h की वैल्यू है, यहाँ से आप देखें ना कि t है, इसका t स्क्वायर का एक अलहदा आप टेबल बनाएंगे, उसमें t स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और देन पुट करेंगे। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि जी वाला t जो है वो पुट करते जाए, मेरे वाली गलती नहीं करनी जो ऊपर मैंने की है। ठीक है, अच्छा नीचे हमारे पास जो है परसेंटेज एरर भी निकालना है, ये जी की वैल्यू जो आएगी इसको ओरिजिनल वाली वैल्यू के साथ परसेंटेज एरर जो भी मैंने बताया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ड्रॉ करनी है वेव फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम द क्यू आर। इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो हमारे पास ऐसे ये इस तरह करके जनरेट होती है। ठीक है, ये ड्रॉ करनी है, और लास्ट जो प्रैक्टिकल है वो फोटो सेल वाला है, उसमें आपने इतना याद रखना है कि इसकी ये इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होती है 1/d² के। डी कैसे आएगा, 60 है, इसका आप जो है वो स्केयर लेंगे और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। और लास्ट पे आपने जो है वो क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, किस में, इंटेंसिटी में और डी में। ठीक हो गया, सॉरी करंट आई में, और ये यहाँ पे इंटेंसिटी आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली बच्चे आपको ये जो है वो सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें, और खुद भी लाइक करें, और हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें। इसमें सन बेशक का नंबर लिख देंगे, कोई बच्चे इसका अगर इसमें सॉल्यूशन भेजें ना, इसका जी, मॉडल पेपर को आपके नंबर पे भेज के तो चेक ये करवा मेरे दें। नंबर पे, इस नंबर पे जो है वो आप लोग जो है वो अगर सॉल्यूशन भेज सकते हैं, और मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।